अब पार्टीशन एक यहाँ पर हो रही है, वेस्ट में हो रही है, और एक ईस्ट में हो रही है। सो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पार्टीशन के बाद होने वाली रिहैबिलिटेशन। इसके बाद जो रिहैबिलिटेशन करनी है, लोगों को काम पे लगाना है, जो पाकिस्तान से अपनी जमीन जायदाद खाना पीना सब छोड़ के आ रहा है। सबसे पहले देखो, इसमें अगर कोई भी इशू आता है आपकी लाइफ में तो उसके 3 सॉल्यूशंस होते हैं। एक तो इमीडिएट कि अभी क्या करना है, एक होता है शॉर्ट टर्म, विद इन 2-3 डेज हमने इसका क्या सॉल्यूशन निकालना है, और एक होता है लॉन्ग टर्म कि वो प्रॉब्लम दोबारा ना आए तो क्या करना है। अब आप समझ लो, अब 1947 में डीसी लगे हो, पंजाब के जलंधर के लगे हो, जहां पे सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज आए हैं। तो अभी इमीडिएट जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या इमीडिएट आपका सोल्यूशन होगा? बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ देनी है, क्या? फूड एंड शेल्टर एंड क्लोथ, ये देना। इसीलिए आप क्या करोगे? सबसे पहले कैंप लगाओगे। कैंपों में क्या होगा? एक साझा खाना बनेगा, लंगर टाइप्स बनेगा, और उनको कपड़े की प्रोविजन देनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म क्या होगा कि विद इन 2-3 डेज 5 डेज, अब आप पूरी जिंदगी बिठा के खिला तो सकते नहीं हो, और जो इतना बड़ा अपने महल छोड़ के आए हैं पीछे, वो रेफ्यूजीज की तरह कैंप में तो रहेंगे नहीं। तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा? उनकी इकोनॉमिक, उनको कुछ काम धंधा लगाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं उस टाइम पे? 4 acres ऑफ लैंड टू एवरीवन एंड लोन फॉर एग्रीकल्चरल आउटपुट करने के लिए। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा? प्रॉपर उनकी रिहैबिलिटेशन करनी। कैसे? अब कोई एक ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान लाहौर से अमृतसर में जलंधर आ गया, और वो कह रहा है यार मेरे को भी तुमने 4 एकड़ लैंड दे दी, बट वहां पे तो मेरे पास 100 हेक्टेयर ऑफ लैंड थी, तो उसका मैं कोई जस्टिफिकेशन करूं? क्योंकि अगर इंडिया से मुस्लिम्स छोड़ के गए हैं अपना सारा पीछे, तो पाकिस्तान से भी लोग इंडिया में आए हैं अपना छोड़ के, बट जो यहां से लोग छोड़ के गए दैट वाज 1.97 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, वहां पे जो छोड़ के आए वो 2.5 थी समथिंग। तो ये तो हो नहीं सकता कि अगर वहां पे किसी का 1 एकड़ है पाकिस्तान में, तो इंडिया में भी उसको 1 एकड़ मिल जाए। तो ये थोड़ा सा बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो रिहैबिलिटेशन जस्टिफाइड रिहैबिलिटेशन करनी पड़ेगी इनकी हमें। तो ये आपके पास अब सीन है। और अभी काम कर कौन रहा है? काम कर कौन रहा है? ये वाला कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है? पढ़ा था हमने अभी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के अंडर। अब माइग्रेशन मिलेगी, हेंस एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज कि जो हजारों साल की एक सिविलाइजेशन बनी थी, 72 डेज में माउंटबेटन ने बोल दिया कि इसको करो खत्म। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल में किसके ऊपर है? 3 जून प्लान के ऊपर, जिसने बोला कि हमारे 1948 तक नहीं वेट करनी, हम 1947 में जा रहे हैं। इवन कि पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था जेनकिंग, वो कहता है कि पीसफुल डिवीजन को इट विल टेक इयर्स। और उस टाइम पे जो कमांडर इन चीफ है हार्टलॉक, वो कहता है कि एटलीस्ट 1 साल तो कर लो, दैट मीन्स 1948 तक की तो वेट कर लो। सो इवन इनको भी लग रहा है कि पार्टीशन बहुत बड़ा एक मैस हो जाएगा, क्रिएट बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा अगर ये इतनी जल्दी 72 डेज में हमने करा। एंड द लास्ट वन इज डिले इन अनाउंसमेंट ऑफ बाउंड्री कमीशन। अब कोई गांव में बैठा है बंदा, ठीक है, कोई सरहदी एरिया में बैठा है, अमृतसर में बैठा है बंदा फॉर एग्जांपल, वो समझ लो वाघा बॉर्डर पे ही बैठा है, वाघे में बैठा है वो। अब उसको बेचारे को क्या पता कि कौन सा इंडिया कौन सा पाक, वो तो वेट कर रहा है कि माने अगर उसने पाकिस्तान में जाना, वो हाथ जोड़ के वेट कर रहा है कि यार ये पाकिस्तान हो जहां पे मैं बैठा हूँ। बट अगले दिन एक बंदा खाकी या खादी में आता है और वो बोलता है कि यार जहां पे तूने कहाँ पे जाना, हो कहता मैंने पाकिस्तान जाना। वो कहता है ये तो इंडिया डिक्लेयर हो गया, जब भाग जाए यहाँ से। अब इस चक्कर में क्या होगा? कंफ्यूजन होगी, और कंफ्यूजन में जो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, अब जब भी मतलब कि लूट और बच रही है, हर एक को लगेगा यार मैं भी इसमें अपना बढ़िया फायदा उठा लूं। सो डिले इन अनाउंसमेंट वाज अ बिग रीजन कि जो ये सारा पार्टीशन का जो क्योस हो रहा है उस वजह से हो रहा है। तो दोबारा से वही हम देख रहे हैं कि ये वेस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान, इधर वाला रीजन। अब पंजाब में ये थोड़ा सा अमृतसर ना गलत ज़्यादा ही लाहौर के पास भेज दिया, थोड़ा सा इसको इधर को ही रखो मैप में। बस ये वैसे आपको बता रहा है कि ये कैसे इसकी डिवीजन हो रही है। ताकि अमृतसर को यहाँ पे रखो, लाहौर को यहाँ पे रखो।
सो ये एक आपका बन रहा है सारा सीन, ठीक है। यूनाइटेड जो डिवाइडेड इंडिया और डिवाइडेड पंजाब आफ्टर 1947 ऐसे बन रहा है। तो ये सारा हरियाणा, हिमाचल, ये सारा इसके इंडिया पंजाब का एरिया ही। अब वायलेंस ऑब्वियसली बंगाल में और पंजाब में हो रही है, तो सेंटर्स कौन से बनेंगे? कलकत्ता और अमृतसर, कम्युनल जोन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वहां पे सबसे ज्यादा स्टोरीज आपको मिलेंगी कि यार 1947 में जब ये हुआ तो मेरे को ये लॉस हुआ, मेरा ह्यूमन लॉस हुआ, मेरा प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, मेरा मतलब एनी सॉर्ट ऑफ ट्रॉमास। आज तक उनके ओवर 5 लाख पीपल डाइड एंड 80 लाख माइग्रेटेड। नंबर तो चलो वेरी करता रहता है, नंबर से आपको सिर्फ ये पता लगना चाहिए कि उसकी ग्रेविटी कितनी थी। अगर हम कम्युनल बात बोल रहे हैं तो क्या मतलब है कम्युनल का? कम्युनल का मतलब है एटलीस्ट मतलब कि 5 लाख के आसपास लोग मर गए एंड 80 लाख माइग्रेटेड, करोड़ के आसपास लोग तो माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये आपको ग्रेविटी बतानी है कि किस लेवल का चैलेंज है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, लोगों के सामने। तो ये रहा रिहैबिलिटेशन, ऑब्वियसली वही हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन बन रहा है। कहाँ पे? जलंधर में बन रहा है एंड कोलवादा। अगर हम पहले वेस्ट वाली साइड से पार्टीशनिंग की बात करें तो क्या उसमें सीन बना? तो जलंधर एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी कैंप, बट रेफ्यूजी बोलना भी ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज जो उस टाइम पे पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, उसके लिए तो इंडिया वही है। तो रेफ्यूजी तो वो होता है जो अपने मदरलैंड को छोड़ के जाता है, तो वो मदरलैंड तो उसकी अपनी थी, उसको छोड़ के इधर आ रहा है। तो रेफ्यूजी भी वर्ड बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा होता है, सो बट हम फिर भी चलो रेफ्यूजी कैंप ही बोल देते हैं। एंड कोलवादा एंड मुंबई, तो 3 उनके पास रहेंगे, इमीडिएट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। 1.9 मिलियन हेक्टेयर छोड़ के गए और वहां से जो लोग आए उनको कितनी डिमांड थी? 2.7 मिलियन हेक्टेयर। सो इसको रैशनली अब उनको वेरी करना था कि यार किसको कितना दिया जाए, कितना किया जाए। अब इस चक्कर में वही है, ह्यूमन टेंडेंसी है, झूठ तो बोलना ही बोलना। वहां पे कोई रिक्शा चलाता था और यहाँ पे आके बोल देता कि मैं जो 100 एकड़ वाला सरदार था जी, तो वो क्या करेंगे? अब देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस तो है नहीं कि हम उनसे बोलेंगे कि आप फर्दे भेज दो, रजिस्ट्रियां भेज दो कितने दिन। तो हम क्या करेंगे? कम्युनिटी बेस्ड। अगर कई बंदे बोलेंगे हम कसूर से आए हैं और कसूर में 10-20 बंदे आए हैं, वो नोट कराएंगे अपना कि हम कसूर से आए हैं सारे, तो कसूर में एक रिक्शा वाला बंदा कह रहा है, नॉट रिक्शा वाला क्या है, मतलब ये नहीं कि हम डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं कर रहे, बट झूठ की बात कर रहे हैं कि जो वहां पे लेबर का काम कर रहा है और वो इंडिया में आके कह रहा है मेरे पास 100 एकड़ की जमीन है, तो वो उसके और कसूर वाले लोगों से पूछेंगे कि यार सही बोल रहा है, और वो बोलेंगे नहीं जी वहां पे तो ये लैंडलेस लेबरर था, वहां पे तो पीजेंट था, वहां पे तो सीरी टाइप सा काम करता था ये तो, और यहाँ पे आके तो उसको इन्होंने पनिशमेंट भी रख दी थी कि थोड़ी देर के लिए जेल भी होगी अगर आप कोई झूठ बोलेगा। बट स्टिल अब ये लेबरर जो था, इस बंदे ने बोला कि मैं देखो 100 एकड़ बोल लूंगा, वो दूसरा बंदा बोलता मेरा क्या फायदा इसमें, कहता तेरी कितनी लैंड थी, कहता मेरी वहां 50 एकड़ लैंड थी, कहता तू बोल दे 100 लैंड थी, मैं बोलूंगा हाँ तेरे पास 100 एकड़ लैंड थी। तीसरे को पकड़ते वो कहते तू बोल कितना बोलेगा, क्या मैं बोलूंगा मेरे पास 2 हवेलियां थी और 4 मेरे पास मतलब कि कैटल के एनिमल्स, मतलब कि मज्जा थी, गाय थी, जो भी। वो कहता तू लिखा 10 तेरे पास हवेलियां थी और तेरे पास हजारों की तादाद में एनिमल्स है, उसको हम दोनों मिलकर रेक्टिफाई करेंगे। तो ऐसे करके ये ह्यूमन नेचर है, और इस चक्कर में 25% रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोगों में क्या हुआ, जो हम लोगों को उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से 25% ऑफ ज्यादा रिसोर्सेज दिए गए। इस चक्कर में क्या हुआ, अब जो झूठ बोलेगा क्या करेगा वो, करप्शन। वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है ही है, जहां पे हमें अपना थोड़ा सा फायदा दिखे और वहां पे झट हम झूठ बोल देते हैं अपना। एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय ICS ऑफिसर तरलोक सिंह। तरलोक सिंह क्या कह रहे हैं, 2 ऑप्शन देते हैं, एक तो ग्रेडेड कट, बिकॉज यहां पे 100 यूनिट्स ऑफ लैंड छोड़ के आए, उधर से 200 यूनिट्स लैंड छोड़ के आए, तो ये तो है नहीं कि इक्वल अमाउंट्स मिल जाएंगे, तो कट्स होंगे। अब कट कैसे होंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कह देता है कि मेरे पास 10 से 30 एकड़ लैंड है, तो उसका 10% कट। दैट मीन्स अगर किसी के पास 20 एकड़ लैंड थी तो उसको 10% कट मिलेगा। 10% माइनस करो 20 में से, अगर किसी के पास 20 एकड़, आप ही तरलोक सिंह हो,
तो बताओ कि अगर आपने कट लगाना है उसको 10% का, तो 20 एकड़ उसके बाद ओरिजिनल लैंड, तो कितनी दोगे आप उसको? कितनी एकड़ लैंड दोगे? 10% कट लगना है, 10% कट लगना है, देनी उसके बाद जो बची हुई है वो देनी है। अठारह, पहले 2 कह रही थी। हाँ, 18 एकड़ उसको लैंड मिल जाएगी, ठीक है ना। अब जिसके पास 30 से ज्यादा है, 30 से लेकर 60 तक है, उसको 20% कट दे देना पड़ेगा। ऐसे करते करते जो बंदा बोले कि मेरे पास तो 1000 एकड़ लैंड थी, उसका कट इवन 95% तक भी गया कि सिर्फ 5% मिलनी है उसको। तो ग्रेडेड कट का कंसेप्ट किसने दिया? आईसीएस तरलोक सिंह ने। सेकंड इन्होंने दिया स्टैंडर्ड एकड़ का। अब एकड़ क्या चीज होती है? कितने गज के हिसाब से, अगर गजों में हम देखें कितने गज होते हैं एकड़ में? अप्रोक्सीमेटली 4800 से लेके 5000 के बीच में वेरी करता रहता है गजों। अगर हम गजों में देखें, अगर आप कनाल मरले में देखते हो तो उसमें कन्वर्ट करके देख लो, तो 1 एकड़ इज इक्वल टू दिस थिंग, एंड 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 0.4, सॉरी 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.4 हेक्टेयर होता है। ये बेसिक यूनिट्स में पता होने चाहिए। तो एकड़ में इतना लैंड होता है। अब ये भी नहीं है, देखो अब एक पंजाब है जिसमें हरियाणा भी इंक्लूड हो रहा है। अगर हम जो आज का पंजाब है आफ्टर 47, दैट मीन 1950 में पंजाब देख लो, क्योंकि पंजाब हरियाणा कब डिवाइड हो रहे हैं? 66 में जाके। तो ये पंजाब है पूरा, ये हो गया आपका वेस्ट पंजाब, ये हो गया आपका ईस्ट पंजाब। यहां पर जो लैंड है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, यहां पे इट इज लेस प्रोडक्टिव, ठीक है। अब क्या है, वो कहते हैं कि यार, और पाकिस्तान में जो गई वो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड थी इंडिया, पंजाब की सबसे ज्यादा जो फर्टाइल लैंड थी वो पाकिस्तान चली गई। अब उन्होंने कंसेप्ट दिया कि मैं एकड़ तो दूंगा, लेकिन एकड़ का कंसेप्ट क्या है? स्टैंडर्ड एकड़ रहेगा। स्टैंडर्ड एकड़ का मतलब कि जो 1 एकड़ वो लैंड होएगी, उतनी लैंड होएगी जिसमें से 10 से 11 माउंड्स ऑफ राइस। माउंड क्या होते हैं? मण कहते हैं, सुने ये? अगर कोई बिलोंग करता है इसमें तो मण होता है, पिंडों में अभी भी चलता है मण, एंड 1 मण इज इक्वल टू 40 kg, ठीक है ना। मण ये एक मेजरमेंट, वेट की मेजरमेंट की क्वांटिटी है। तो वो कहते हैं 10 से 11 मण राइस अगर जितनी लैंड उगा सकती है उसको मैं 1 एकड़ बोलूंगा। अब अगर फर्टाइल रीजन में इतनी लैंड 10 से 11 मण उगा सकती है, तो थोड़ी सी जो कम फर्टाइल है वहां पे मेरे को ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा एकड़ का डेफिनेशन इज नॉट एरिया, मेरा एकड़ का डेफिनेशन इज आउटपुट, कि एक इस लैंड में से कितनी आउटपुट आ सकती है। 10 से 11 का मैं एकड़ मानूंगा। तो अगर यहाँ पे एक, अगर फॉर एग्जांपल ये लगा लो 4800 गज का यहां पर एक लैंड है जहां पे 10 से 11 मण ऑफ राइस आर बीइंग प्रोड्यूस, तो क्या पता मेरे को ईस्ट पंजाब यानी कि हरियाणा में मेरे को 5000 गज देनी पड़े, ज्यादा जगह देनी पड़े जहां से इतनी आउटपुट है। सो ही इज क्रेडिटेड विद। इसके बाद अगर आप इसी में स्टैंडर्ड एकड़ में जाओगे, मुरब्बेबंदी क्या होता है? हाँ, ये सारे इसी में से निकल रहे हैं। मुरब्बेबंदी, 25 पिंड मेरे गानों में भी बड़ा यूज होता है। सो ये सारे स्टैंडर्ड एकड़ में से निकल रहे हैं कंसेप्ट। कहीं एकड़ कितना है, कहीं एकड़ क्यों वेरी कर रहे हैं? बिकॉज ये स्टैंडर्ड एकड़ है, और स्टैंडर्ड एकड़ इट इज नॉट की एरिया, इट इज आउटपुट, कि इतनी आउटपुट चाहिए, इसके लिए चाहे मेरे को 1000 गज लगे चाहे मेरे को 1 गज लगे। तो ये चीज था, और इस हिसाब से कटिंग और ग्रेडिंग करके इन्होंने क्या करा, जो लैंड्स जो है रिहेबिलिटेशन, लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन करे। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉस फॉर पंजाब वाज लॉस ऑफ गुरुद्वारा। जो हमारे मेन गुरुद्वारे थे सारे, वो सारे उधर रह जाते हैं। एंड जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ननकाना साहब। भाई क्या रेलेवेंस है? गुरु नानक देव जी, बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी। अब ननकाना कॉरिडोर जो बना, तो ये काफी सारे हैं जो रेलेवेंस वाले हैं, तो देख लेना अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल इनका पर्सपेक्टिव क्या क्या है हर एक, तो वो पढ़ लेना। अब ये हमने पढ़ ली पंजाब वाली साइड पे। अब रेडक्लिफ ने बंगाल वाली साइड पे भी ईस्ट पाकिस्तान विच इन 1971 केम टू बी नोन एज बांग्लादेश, वो भी करी है।
तो रिहैबिलिटेशन इन ईस्ट करी है। अब यहां पर दिक्कत बहुत ज्यादा है। क्यों? वेस्ट में तो क्या था, पंजाब था, पंजाब की बेसिकली डिवीजन हुई है, उधर भी जिम्मेदार इधर भी जिम्मेदार, उधर भी पैसा बढ़िया इधर भी पैसा बढ़िया, चलो 19-21 का फर्क है। बट ईस्ट में क्या हुआ, ईस्ट में थी परमानेंट सेटलमेंट, यहां पर था जमींदार, जमींदार यहां पे हिंदू था, पीजेंट कौन था, मुस्लिम था। यानी कि जो हिंदूज थे वो रिच थे और मुस्लिम जो थे वो पुअर थे। अब क्या होता है, जब ईस्ट पाकिस्तान की बंगाल की पार्टीशन होती है, बंगाल एंड ईस्ट पाकिस्तान, अब जमींदार सारा उठ के आ गया बंगाल में, बिकॉज वो हिंदू थे, और बंगाल से सारे मुस्लिम्स चले गए ईस्ट पाकिस्तान में, बिकॉज दे वर मुस्लिम्स। ठीक है ना, क्योंकि उनको लगा मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स, नॉट कि सारे चले गए। अगर आज की डेट में मुस्लिम्स हैं तो ये नहीं है कि सारे मुस्लिम्स चले गए छोड़ के, मेजोरिटी। अब जो जमींदार ईस्ट पाकिस्तान से आया वो तो पीछे अपनी बड़ी सारी जमीन, हवेलियां, हूलियां सब छोड़ के आया, और इधर से जो पुअर मुस्लिम रायत गया उसने क्या पीछे छोड़ा, नथिंग, जीरो। तो दैट मीन्स जैसे वहां पे ग्रेडेड कट था, यहां पर तो कुछ है ही नहीं है। यहां पर क्या हुआ कि 100 मुस्लिम रायत उधर गए, 100 हिंदू जमींदार इंडिया में आ गया। ये अपनी फॉर एग्जाम्पल 1000 एकड़ लैंड पीछे छोड़ के आए, और ये क्या छोड़ के आए, छोटे छोटे घर छोड़े। तो अब इतने बड़े जमींदारों को क्या करेंगे? तो इसलिए ईस्ट में जो ये रिहैबिलिटेशन हुई है ये बहुत ही ज्यादा इशू था। इसके अलावा क्या हुआ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, लोगों को आज तक भी हम देखें कि बंगाल, बांग्लादेश की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इट इज कंटिन्यूइंग सिंस देन कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए बांग्लादेश से लोग जो हैं इलीगली माइग्रेट करते हैं इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, और जिसकी वजह से क्लैशेज होते हैं। अब त्रिपुरा देख लो आप, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है वहां पे, त्रिपुरा, असम, यहाँ पे बांग्लादेशियों का और नेट इंडियंस का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी सारे इधर से आ जाते हैं और काम करते हैं, और इंडियंस को क्या लगता है कि हमारी इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज है वो खत्म हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अब बाहर जाते हैं हम, इंडियंस और कैनेडियंस में बड़ा इशू है, लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उनको लगता है यार जो काम असल में 100 रुपए का है, इंडियंस आके यहाँ पे 50 रुपए में कर रहे हैं, और उस वजह से हमारी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो खत्म हो रही है। तो अगर हम बाहर इसको एक्सप्लॉयटेशन मानते हैं तो यहाँ पर भी एक्सप्लॉयटेशन है। दैट में बांग्लादेश से जो भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, इलीगल माइग्रेशन, वो एनआरसी वाला जो कंसेप्ट आया था, एनआरसी वाला, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन वाला, वो इसीलिए आ रहा था, सबसे पहले बंगाल से स्टार्ट हुआ था कि इलीगली जो लोग माइग्रेट करके आए हैं उनको बाहर भेजो, बट उसके बाद वो अलग रूप ले जाते हैं। बट उसकी इंटेंशन ये है, वो पॉलिटिकली हमने नहीं जाना है उसमें। तो यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू यही है कि जो लोग आ रहे हैं उनके पास, उनको रिहेबिलिटेशन करने का हमारे पास कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, उनकी माइग्रेशन कर रहे हैं, किसी को दिल्ली भेज रहे हैं कि चले जाते को वहां पे लैंड दे देते हैं, किसी को उड़ीसा भेज रहे हैं, बंगाल में भी चलो माड़ी मोटी कर रहे हैं, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इवन नॉर्थ इंडिया में सारी जगह स्प्रेड आउट कर रहे हैं ताकि उनको वहां पे कंपनसेट किया जाए। सो ये वाला रहा, देखो ये बांग्लादेश है, तो यहां से लोग इधर इधर सारी जगह माइग्रेट करते रहते हैं आज की टिल डेट। और ये चिकन नेक सी बनती है, इसको क्या बोलते हैं, ये सिक्किम आ गया आपका, ये बंगाल से निकल के ये देखो, अब इधर जाना हो, ये बिल्कुल इतनी सी है, इसको चिकन नेक बोलते हैं, बिल्कुल पतली सी होती है चिकन की नेक, तो ये चिकन नेक क्या है, ये भूटान आ गया, नेपाल आ गया, अगेन वही चीज है ये भी। तो पार्टीशन होगी, रिहेबिलिटेशन वाले प्लान हो गए, अब स्टेट्स बनेंगे। स्टेट्स कैसे बनेंगे, पहले आपको ये दिखा दूं, ये पॉलिटी का पार्ट है वैसे तो। सो 1951 से रीऑर्गेनाइजेशन से पहले इंडिया ये है, आज क्या बन जाता है ये। तो यानी कि और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ये, क्योंकि इनडिस्ट्रक्टेबल ऑफ यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स को चेंज करते रहे हम और उसको करते रहे। तो वैसे तो पॉलिटी का पार्ट है, वहां पे कौन सी अमेंडमेंट के साथ, कौन से एक्ट के साथ, उसमें होगा मोस्टली। बट पढ़ने का इसको, अगर आपने पढ़ना है फिर भी, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या रखना, क्योंकि देखो आपको पता है कि किस आधार पे डिवीजन हो रही है सारी, लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो अभी अगर हम नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल लें तो 1960 में मणिपुर इज अ यूटी,
त्रिपुरा इज ऑल्सो यूटी, असम भी एक यूटी है, और नेफा जो बाद में अरुणाचल प्रदेश बनेगा ये भी एक यूटी है, ठीक है। 69 में क्या हो रहा है, असम में से 60 में से असम में से असम एक बड़ा रीजन है, उसमें से काट के एक नागालैंड बना दिया, ठीक है। 69 में एक मेघालय और बना दिया, स्टेट विद इन अ स्टेट, कि एक नागालैंड इसमें और बना दिया हमने। उसके बाद 72 में मणिपुर को फुल स्टेटहुड दे दिया, त्रिपुरा को भी फुल स्टेट बना दिया, प्रॉपर यूटी नहीं रहा, और असम में से एक मिजोरम एक यूटी एक और बना दी। तो आप सोचो कि असम कितना बड़ा है, अभी आपको फोटो में भी दिखाऊंगा, असम इतना बड़ा है जो 4 स्टेट्स बन चुके हैं आज तक उसे। और 86 में क्या हुआ, असम भी फुल स्टेट, नागालैंड भी फुल स्टेट, मेघालय भी फुल स्टेट, मिजोरम भी फुल स्टेट, एंड जो नेफा था इट बिकम्स अरुणाचल प्रदेश। तो ये कि जस्ट ग्लिम्स है, ये पॉलिटी में हम अच्छे से कवर अप करेंगे कौन सी अमेंडमेंट से सिक्किम पहले एसोसिएट स्टेट बनता है, उसके बाद फुल स्टेट बनता है, गोवा कैसे एक्वायर्ड टेरिटरी बनी, फिर फुल स्टेटहुड मिलता है, तो ये सारा हम इसमें पढ़ लेंगे पॉलिटी में। तो रीऑर्गेनाइजेशन पॉलिटी का पार्ट रख लो। अभी हम हिस्ट्री में, ये देखो असम सारा ये रहा, त्रिपुरा और मणिपुर स्टार्टिंग में यूटीज होती हैं, तो इस सारे में से क्या बनता है, असम। बता सकते हो कौन से स्टेट्स हैं इसमें से, ये कौन सा स्टेट है, अगर मैं इसको ऐसे बना लूं, चलो 7 सिस्टर्स बोलते हैं हम, वैसे तो ये गलत मतलब कि है नहीं उसके हिसाब से, बट अगर मैं बोलूं कि भाई सबसे ऊपर ये वाला रीजन कौन सा स्टेट है ये, यार इतना तो पता होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री हमने पढ़ ली सारी, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली। 7 सिस्टर्स कौन सा स्टेट है ये वाला, अरुणाचल प्रदेश। इसके नीचे ये वाला कौन सा रीजन है, असम। ये वाला रीजन कौन सा, मेघालय। सबसे नीचे कौन सा, ये वाला, ये तो त्रिपुरा दिख ही रहा है। इधर सबसे ऊपर कौन सा, नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर मणिपुर। लर्न करके आना इसको चीज को, ठीक है। ये रहा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, सॉरी उल्टा कर दिया था हमने, मणिपुर ऊपर है, मिजोरम नीचे है। इनकी कैपिटल्स पूछ लूं मैं किसी से भी, असम की, इसकी मिजोरम की एज वेल, इसकी नागालैंड की कोहिमा, इसके कोहिमा के नीचे कौन सी है क्या स्टेट, मणिपुर, इम्फाल। तो ये लर्न होने चाहिए, बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये सारी। हमने बात कर ली प्रिंसली स्टेट्स की, प्रिंसली स्टेट्स के बाद हमने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन जो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, बट एक ओवरव्यू सा कर लो, क्यों दे वर फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक पैटर्न्स। और सबसे पहले जो डिमांड खड़ी करी किसने करी, आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने डिमांड खड़ी करी थी कि लिंग्विस्टिक पैटर्न में हमें तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स जो है हमें इकट्ठे करने चाहिए। तो इसमें इस टाइम पर क्या हुआ था कि जो तेलंगाना वाला रीजन था, इट वाज एक्चुअली अटैच्ड टू हैदराबाद वाला रीजन, तो वहां से निकाल के इसमें डाल दिया था आंध्र प्रदेश में, और उसकी स्ट्रगल भी चलती रही थी। और अब वो रिसेंटली, मतलब रिसेंटली तो नहीं, काफी टाइम हो गया, तेलंगाना अलग स्टेट बन गया। उसके बाद में पंजाब एक मांगता डिमांड, बट पंजाब की डिमांड बड़ी ही कंफ्यूजिंग है। सेंटर पूछते हैं कि क्या ये सिख जो हैं दे आर डिमांडिंग अ सेपरेट लैंड, और इट इज पंजाबीज हु आर आस्किंग फॉर अ सेपरेट लैंड। अगर ये सिखों की डिमांड है फिर तो ये नहीं होगी पूरी, कारण क्योंकि पाकिस्तान वाज आल्सो फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ऊपर से अगर हम पंजाब भी एक ऐसा स्टेट बना दे जो रिलीजन के आधार पे है, तो वो बनती नहीं बात। इसीलिए इस चीज को करने के लिए इन्होंने हिंदू डोमिनेटेड जो हरियाणा बन गया कहने को, एंड जो सिख डोमिनेटेड था वो बन गया पाकिस्तान, पंजाब आपका। तो ये भी बड़ी एक डाइसी सी डिमांड थी कि सिखों की डिमांड है पंजाब की हिंदू पंजाबियों की डिमांड है, क्योंकि पंजाबी हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, या किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करने वाला वो भी हो सकता है, ज़ोरोस्ट्रियन भी हो सकता है पंजाबी एक,
ये रहा। उसके बाद काफी चलता रहा, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ बनते हैं। झारखंड किससे बनता है, कौन से स्टेट से निकलता है, बिहार। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, एमपी। अब झारखंड का अगर हम बेसिक करें, क्या था, वो कहता है कि यार सारा जो मिनरल रिसोर्स है तुम झारखंड में से निकाल रहे हो, मेरे एरिया में से निकाल रहे हो, और डेवलपमेंट तुम सारी पटना में कर रहे हो, भले बेसिकली बिहार में कर रहे हो तुम सारी, तो मुझे मेरा अपना एरिया चाहिए। तो झारखंड इसलिए अलग हो जाता है कि यार मैं अपना कमाऊंगा, अपना खाऊंगा। छत्तीसगढ़ में भी यही चीज होती है कि तुम मध्य प्रदेश सारा जो रिसोर्स है वो मेरे से निकाल रहा है, बट डेवलपमेंट तुम अपनी करी जा रहे हो, इंदौर, भोपाल ये डेवलप करी जा रहे हो, तो तुम मुझे अलग जगह दे रहे हो। उत्तराखंड में क्या था, इट वॉज पीपल ऑफ हिल्स वर्सेस पीपल ऑफ प्लेन्स, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट वाला इशू था यहाँ पे। तो इसलिए उत्तराखंड डिवाइड हो रहा है कि हिली जो पहाड़ों में पहाड़ी जो लाइफस्टाइल है, जैसे डिफरेंट फ्रॉम प्लेन्स की लाइफस्टाइल। अब आप 4 दिन जाके पहाड़ों में नहीं रह सकते, पहाड़ी आके यहाँ पर नहीं रह सकता, बोर हो जाओगे क्योंकि लाइफस्टाइल आपको सूट नहीं करेगा। तो उत्तराखंड इसलिए बन जाता है। नेक्स्ट इज तेलंगाना बन रहा है आपका। एंड रिसेंट वन कौन सी डिवीजन हुई है आप स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। आर्टिकल 370 खत्म हुआ, उसके बाद स्टेट की अपनी रीऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारा पॉलिटी का पार्ट है। इसके अलावा आप कौन आ जाते हैं, ट्राइबल्स, उनको भी पूछना। ब्रिटिशर्स ने उनको भी एक्सप्लॉइट करा और ट्राइबल रीजन्स को भी इंडियन नेशनलिज्म में, इंडियन नेशन में एसिमिलेट करना। अब उनके इश्यूज क्या हैं, आउटसाइडर्स, डिकूज हमने पढ़े थे वर्ड, आउटसाइडर्स, आउटसाइडर जमींदार्स, आउटसाइडर मनी लेंडर्स, आउटसाइडर क्रिश्चियन मिशनरीज जो आके इंटरफियर करते थे ट्राइबल वे ऑफ लाइफ में। वहां पे ब्रिटिशर्स ने कह दिया यहाँ पे जंगल का कानून नहीं चलेगा, अब कौन सा चलेगा, आईपीसी सीआरपीसी चलेगा, बैंड स्लैश एंड बर्न। अब ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए, पैसा। सिर्फ ब्रिटिशर्स ओनली वांट मनी एंड हेंस दे आर प्रमोटिंग कि ट्राइबल्स एक जगह पे रहें और वहीं पे एग्रीकल्चर करें ताकि वहां से उनको मिले लैंड रेवेन्यू। बट ब्रिटिश जो फॉरेस्ट के लोग हैं, जो फॉरेस्ट, अब आप इसमें पढ़ोगे तो 2 वर्ड्स आएंगे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर्ड आएगा और एक ट्राइबल्स वर्ड आएगा। तो दोनों अलग अलग हैं बट बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू मिलेगा मेरे को, तो बट उसके लिए क्या है, ट्राइबल्स को एक जगह रहना पड़ेगा। बट ट्राइबल्स क्या कर रहे हैं, एक जगह खेती करी, आग लगाई, आगे चले गए, एक जगह खेती लगाई, आग करे, आगे चले गए। तो दे आर फॉलोइंग स्लैश एंड बर्न, इसको झूम प्रैक्टिस भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न की जगह उगाया, यूज करा, जलाया, आगे गए। तो अब क्या होता था कि जब कोई ब्रिटिश ऑफिशियल लैंड रेवेन्यू लेने आता था, वो कहते थे बंदे कहां पे गए, वो कहते हैं यहाँ पे तो आग लगाई, वो आगे चले गए। सो दे वांटेड ट्राइबल्स की वो एक जगह पे रहे, यानी कि वो ट्राइबल लाइफस्टाइल में इंटरफियर करना चाहते थे। बैंड हंटिंग, उन्हें क्या मिलना, देखो ब्रिटिशर्स को चाहिए पैसा। अब ट्राइबल्स ने अगर कभी एग्रीकल्चर नहीं चला तो हंटिंग कर ली, वहां से अपना खाना कर लिया, अपने रिसोर्सेज को फुलफिल कर लिया, बट उससे उनको पैसे नहीं मिलने। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा क्या जरूरी चीज है जो ब्रिटिशर्स को बहुत जरूरी चाहिए, वुड, टिम्बर, लकड़ी चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज टिम्बर। नेक्स्ट इज लैंड एक्विजिशन। जब आउटसाइडर्स आने लगे तो उन्होंने क्या करा कि वहां पे जो ट्राइबल वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहा है, अगर वो रेवेन्यू टाइम पे नहीं दे रहा, उसको निकाला और उसकी लैंड एक्वायर कर ली, लैंड रेवेन्यू सिस्टम बना लिया। अब आज की डेट में अगर एक ऐसा हो गया कि डीसी चले गया एक ट्राइबल रीजन में और वहां पे दूसरा ट्राइबल लीडर है, तो ब्रिटिश तो क्या करते थे कि डीसी जो है वही देखे, बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। बट आज की डेट में क्या है कि ट्राइबल लीडर्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा आपको, तभी आप एक डेवलपमेंट कर पाओगे। एंड लास्ट वन इज मिशनरीज। वहां पे आके वो जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, धर्म में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, रिलीजन में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो ये सारी ट्राइबल्स लोगों की इश्यूज हैं और ये इंडिया के लिए एक चैलेंज है। अब इंडिया इनको कैसे फॉलो करेगा, देखो इसका 3 ऑप्शन है। इंडिया के पास अब 3 ऑप्शन है, 1, 2 एंड 3। पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन,
वर्नियर एल्विन ने दिया था, और उसने बोला कि ट्राइबल रीजन्स को आप नेशनल पार्क बना दो। दैट मीन्स उनको अपने आप मतलब कि उसके आसपास फेंसिंग कर दो, ना हम वहां पे जाएंगे ना वो बाहर आएंगे, आइसोलेशन में ले दो उनको, ठीक है। बट ये तो गलत बात है कि आफ्टर ऑल दे आर इंडियन, और कल को उनको जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, तो वो तो हम ही बनाएंगे। अब इसीलिए तो वहां पे डेथ रेट अगर हम ट्राइबल रीजन में देखें ज्यादा है। अब कई ट्राइबल्स में एक ये मान्यता होती थी कि बच्चा जैसी पैदा होगा उसको ठंडे पानी में से निकालना जरूरी है, ये उनका बिलीफ है। बस ये ठंडे पानी की वजह से निमोनिया हो जाता था बच्चे को और डेथ हो जाती थी, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो होती थी वो बहुत ज्यादा थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा वहां पे जाके। तो ये तो पॉलिसी कैंसल। नेक्स्ट इज पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन। जीएस गुरियर, ही इज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, ठीक है। ही सेड कि ट्राइबल्स आर बैकवर्ड हिंदूज, और इसीलिए उनको जो मॉडर्न सोसाइटी में लेके आना बहुत जरूरी है। बट यहां पर भी दिक्कत आई कि व्हाट मे लुक 6 टू मी मे लुक 9 टू समवन एल्स। जो मेरे लिए 6 है किसी और के लिए 9 हो सकता है। दैट मीन जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो किसी और के लिए वो हो जाएगा कि यार मेरे साथ धक्का कर रहे हो। तो ये पॉलिसी भी ये भी नहीं बननी कि बिल्कुल ही तुम बोलो कि जी मॉडर्न एज आ गई है, आज के बाद सभी ने कपड़े डालने हैं, सूट बूट डालने हैं, सभी ने ऐसे घरों में रहना है, ऐसे खाना खाना, वो भी चीज। तो पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन की दोनों चीजों को, कि जहां तक उनको अपनी ऑटोनॉमी चाहिए वहां तक, बट जहां तक गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत है वो। एंड दिस इज फॉलोड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द फॉर्म ऑफ ट्राइबल पंचशील। पंचशील का मतलब होता है प्रिंसिपल्स ऑफ को एग्जिस्टेंस, कि हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, बट आई विल रिस्पेक्ट योर डिग्निटी एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट मी, बिकॉज मैं तुम्हारे अच्छे के लिए काम कर रहा हूं। तो ये ट्राइबल डेवलपमेंट का मॉडल रहेगा आपका। तो कंफ्यूजिंग इशू ऑफ डेवलपमेंट। अब आपने एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करा, ठीक है ना, वो आ गया 10 महीने में। आप बोलोगे यार निकम्मी सरकार है, निकम्मे अफसर है सारे, ठीक है ना। अब वो 10 मिनट में आपको मिल गया, आपके हाथ में बंदा पकड़ा गया, आपने बोलना यार इतनी जल्दी कैसे हो गया, यानी कि ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग। तो अगर लेट काम हो फिर भी आप शक करोगे, अगर बहुत जल्दी काम हो जाए फिर भी आप शक करोगे। तो आपको इंटेंट पे आपका विश्वास ही नहीं रहेगा कि यार ये डेवलपमेंट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, कि आपको इसका हिडन एजेंडा है। तो सरकार अगर आज की डेट में भी ट्राइबल रीजन्स में इंटरफेयर करती है या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में भी ज्यादा इंटरफेयर करती है, तो सभी को हो जाता है कि यार ये क्यों इंटरफेयर कर रही है ना। सरकार अगर हॉस्पिटल बना रही है तो उसमें बोलेंगे यार ये हॉस्पिटल बनाने का मकसद क्या हो सकता है, इन्होंने ऑर्गन्स की ट्रेडिंग तो नहीं करनी यहाँ से। या फिर सरकार कहती है नहीं यार मैं तो तुम्हारे मेडिकल के लिए आई हूँ, मैं तुम्हें मेडिकल फैसिलिटीज, वो बोलेंगे नहीं तुम हमें मारोगे और तुम जो हमारे ऑर्गन्स होंगे उन्हें बेचोगे। तो ये बड़ा ही डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट रहेगा। बट अब क्या है, अब इस चीज को हमने बना दिया कि पढ़ाना है, नो डाउट डीसी जो होगा वो आईएएस ही होगा, बाहर से होगा, बट वहां का एसडीएम, वहां का तहसीलदार, वहां का पटवारी, वो सारे कौन होंगे, लोकल्स होंगे। मेन एचओडी डॉक्टर जो होगा वो बाहर से होगा, बट जो सपोर्टिंग स्टाफ होगा, नर्सिस होंगी, ड्राइवर्स होंगे, वो सारे होंगे लोकल्स। तो एक पंचशील वाली जो बात करी थी हमने, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वाली बात, उस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। पढ़ाना है, बट पढ़ाना एकलव्य, जब हमने लिखी दिया एकलव्य स्कूल तो ट्राइबल्स बड़े इजीली एसोसिएट कर पाएंगे। उसके बाद ट्राइफेड। ट्राइफेड एक ऐसी कंपनी है जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स को कमर्शियल मार्केट में लेके आती है, ठीक है ना। इट इज लाइक एन Amazon फॉर ट्राइबल प्रोडक्ट्स। Amazon खोलते हैं हम, उस पर देखते हैं यार मुझे ये चीज चाहिए, तो ट्राइफेड वही काम करता है कि Amazon है ट्राइबल प्रोडक्ट्स का, कि कहीं पे क्ले, कहीं पे पॉटरी, कहीं पे कोई शॉल बड़ी अच्छी बनती है, कहीं पे कोई नेचुरल रिसोर्स, तेंदू लीव्स। अब फॉर एग्जांपल अगर देखें हम, तेंदू लीव्स बड़े कमर्शियली एक्सप्लॉइट होते हैं। जो बीड़ी बनती है, बीड़ी को कवर कहते हैं तेंदू लीव्स से, तो सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस हैं, उनको कमर्शियल यूज में लेके आने का ट्राइफेड का काम है। सो जो सोशल इंटरेस्ट है, इट मस्ट प्रिवेल द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। ये लाइन समझ आई, सोशल इंटरेस्ट शुड प्रिवेल द इकोनॉमिक। सो अब आप हिंदू डोमिनेटेड एरिया के डीसी लग गए हो, ठीक है ना। सड़क बनानी है आपने ए से बी,
बीच में आ गया मंदिर, क्या करोगे? ये आएंगे, एथिक्स का पेपर आएगा आपके पास, मेंस में एथिक्स का पेपर आएगा, उसमें एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपको एक सिचुएशन में डाल देंगे, बताओ क्या करोगे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताना। और वो हम देखते हैं, और हम जब देखते हैं हम बोलते हैं ला यार ये क्या दिमाग लगा दिया, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। क्या करोगे इसमें? सड़क तो बननी है, ठीक है, ये शहर ए है, ये शहर बी है, इसको कनेक्ट करना है, बीच में मंदिर आ गया, क्या करोगे? देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो प्लान कैंसिल कर दो, ठीक है, या मंदिर को ऊपर से निकाल दो, मंदिर हटा दो, ठीक है, या आपके पास ऑप्शन है बाईपास कर दो। अब आज भी हम कितनी जगहों पे पंजाब में या फिर पूरे इंडिया में घूमते हैं, तो हम कई बार देखते हैं कि सड़क सीधी जाती जाती एकदम से मुड़ जाती है। क्यों मुड़ती है? क्योंकि सड़क के बीच में क्या बना होता है, कोई भी रिलीजियस प्लेस बना होता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के पीरों की जगह। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट NHAI को इतनी मतलब कि ये काफी बार देखती है कि नेशनल हाईवे निकल रहा है और बीच में सिर्फ 10 बाय 10 का एक मंदिर बना हुआ है। अब नेशनल हाईवे इतने फुट चौड़ा बना है, वो 10 बाय 10 का एक मंदिर है, तो क्या होगा? सोशल इंटरेस्ट मस्ट प्रिवेल द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो क्या करेगा NHAI? ऊपर से निकाल देगा, कोई बात नहीं। तो इसीलिए जब ट्राइबल्स में हम इंटरफियरेंस करते हैं, न्यामगिरी हिल्स का नाम सुना, जहां पे वेदांता और डोंगरी कौंड्स एक ट्राइबल है, कौंड ट्राइब है। वेदांता जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसने हमने JCB भेज दिया न्यामगिरी हिल्स को टनल्स बनाने के लिए और कुछ करने के लिए। अब सेम में अब अगर देखो, चलो मेरे को नॉलेज उसकी ज्यादा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैलाश पर्वत है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सेक्रेट है हिंदूज के लिए। अब वहां पर जाके कोई क्रेन से लेके चले जाए और वहां जाके टनलिंग करने लग जाए, खोदने लग जाए, पहाड़ खोदने लग जाए, हम बोलेंगे नहीं यार ये तो इट इज वेरी सेक्रेट फॉर अस, तुम नहीं कर सकते। तो सेम में न्यामगिरी हिल्स को ये कौंड ट्राइब न्याम राजा एक भगवान की तरह पूछते थे, और वहां पे वेदांता पहुंच जाती है सारे खोदने के लिए कुछ है, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि वेदांता विल हैव टू कम बैक। सोशल इंटरेस्ट मस्ट प्रिवेल योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट सरकार में। और सरकारी एक अफसर कौन कामयाब है? जो पैसे खर्चे। अब आप कल को DC लगे और आपको 10 करोड़ मिल जाए एक महीने का कि सरकार की तरफ से उसको खर्चना है, एक बंदा होगा वो 10 करोड़ खर्च देगा और प्लस और भी डिमांड करेगा कि यार मेरे इससे ज्यादा मेरे 2 करोड़ और लग गए, सरकार को बोलेगा कि वो भी मेरे को दे दो कि डेवलपमेंटल वर्क्स में। एक बंदा होगा कि 2 करोड़ खर्चेगा और 8 करोड़ कहेगा बच गया, ये लो वापस। तो आपके हिसाब से कौन बढ़िया पब्लिक ऑफिसर है? कौन है पब्लिक? अच्छा, DC कौन माने? सरकार किसको मानेगी? ब्यूरोक्रेसी किसको मानेगी? जिन्हें 8 करोड़ मोड़ता। ये वाले को ना स्टार मिलेगा, बिकॉज जब तुम पैसा खर्च कर रहे हो दैट मीन्स आप डेवलपमेंट कर रहे हो, डेवलपमेंट में खर्चा होगा। और अगर अब मैं जाके सरकार देख तो सकती नहीं है कि क्या काम करा, बट ये एज्यूम किया जाता है कि अगर आपने 12 करोड़ खर्चा, कहां पे खर्चा? पब्लिक पे खर्चा, यानी कि डेवलपमेंट वर्क्स पे खर्चा, और तूने सिर्फ 2 करोड़ की डेवलपमेंट करी, 8 करोड़ तो मेरे को, मैं क्या करूंगा इस पैसे का? मैंने तो तुझे पैसे ही इसलिए दिए थे कि लोगों की भलाई कर। सो कामयाब ये वाला बंदा है जो डेवलपमेंट करे। और डेवलपमेंट का आधार क्या है? जब प्रोजेक्ट्स बनेंगे और प्रोजेक्ट्स पे क्या लगेगा? पैसा लगेगा, और पैसा जब लगेगा ऑटोमेटिकली पता लगेगा बंदा काम कर रहा है। तो इस बंदे को मतलब कि होगा कि इसको हार पहनाया जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, इस बंदे को बोला जाएगा तू आजा ऑफिस ही आजा, तू यहीं पे ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, ट्राइबल स्टेट्स सब हो रहा है। अब आ जाती है बारी 1962 में साइनो इंडिया यानी कि इंडिया चाइना वॉर की। इंडिया चाइना वॉर हो रही है। अब इंडिया और चाइना के स्टार्टिंग में बड़े अच्छे रिलेशंस थे। क्यों थे? ये इंडिया, ये तिब्बत है, उसके ऊपर चाइना, ठीक है।
तो रिलेशंस अच्छे हैं क्योंकि उसके भी वो भी कॉलोनिज्म से निकला है, इंडिया भी कॉलोनिज्म से निकला है, तो इसलिए नेचुरल फ्रेंड्स बन जाते हैं। बीच में बफर का काम कौन कर रहा है? तिब्बत कर रहा है, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं, कुछ नहीं, इसलिए बहुत अच्छे रिलेशन है। बट जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया, दैट मीन्स चाइना का बॉर्डर लग गया, और जब बॉर्डर लग गया तो यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे। बॉर्डर डिस्प्यूट्स कहां पे शुरू होते हैं? दो फ्रंट्स पे, अक्साई चिन एंड दिस नेफा रीजन। नो डाउट वैसे अक्साई चिन को चाइना जो है वो ज्यादा बड़ा मुद्दा मानता है। नेफा तो आर्म ट्विस्टिंग है कि देख अगर तू यहां पे नहीं मानेगा तो नेफा वाली साइड पे, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पे मैं कब्जा कर लूंगा, तो वो एक आर्म ट्विस्टिंग मैटर ही है। तो इंडिया वाज फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949 और बहुत अच्छे रिलेशंस थे। बट जब 1950s में चाइना तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लेता है, दैट मीन्स इंडिया के साथ बॉर्डर आ गया, वहां पे भी बॉर्डर क्लैशेस बनने लग जाते हैं। बॉर्डर क्लैशेस क्यों बनते हैं? अक्साई चिन और दो ये रीजन है। अब दो रीजन है उसके अक्साई चिन में। एक 1897 में एक लाइन डिक्लेयर हुई जिसको बोला गया जॉनसन आर्डर लाइन। ये क्या करता है? ये अक्साई चिन को इंडिया में डालता है। मोटा मोटा यही याद रखो कि अक्साई चिन का क्या कहता है, ये जॉनसन आर्डर लाइन 1897 में, ये अक्साई चिन को इंडिया में डालता है। तो ठीक है, सबकी बात चल रही थी। ये देखो अक्साई चिन ये रहा, ये जॉनसन आर्डर ये लाइन है, इसके पैरेलल एक और चलती है मैकार्टने लाइन, वो है ये जो अक्साई चिन को चाइना में डाल देती है। यहां पे देखो मैकार्टने लाइन, इट पुट्स अक्साई चिन इन चाइना। जॉनसन कहती है अक्साई चिन इंडिया का पार्ट है, मैकार्टने लाइन कहती है ये इंडिया का पार्ट है, ओ सॉरी चाइना का पार्ट है। पर चाइना ने इसमें कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इसलिए जॉनसन लाइन ही एक्सेप्ट की जाती है। जब जवाहरलाल नेहरू ने अपना एनवॉय भेजा चाइना कि यार बताओ अक्साई चिन का करना क्या है, कि तुमने मैकडोनल्ड लाइन माननी है, तो वही बात है, उसने बोला नहीं, ना यस बोला ना नो बोला। और कल को लड़ाई इसलिए होगी, वो बोलेगा तूने तो जवाब ही नहीं दिया। बोले हाँ ठीक है, नहीं जवाब दिया, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने बोल दिया कि अक्साई चिन मेरा है कि तेरा। तो वो एक कंफ्यूज्ड नैरेटिव में डाल दिया। तो मैकार्टने लाइन, ये दो लाइनें याद रखना क्योंकि हम जब वॉर पढ़ेंगे तब समझ आएगी। मैकार्टने लाइन जो है वो अक्साई चिन को चाइना में डालती है, जॉनसन लाइन अक्साई चिन को इंडिया में डालती है। अब ईस्टर्न साइड पे मैकमाहोन, ईस्टर्न साइड पे हम रेड क्लिफ लाइन, एक इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं जी? मैकमोहन। मोस्टली क्या है, हम मैकमोहन पढ़ते हैं इसको, बट इट इज मैकमाहोन, है तो बड़ा छोटा सा उसका, फिर मोहन नहीं है, माहोन है, माहोन। सो ये लाइन डिसाइड हुई थी शिमला एग्रीमेंट 1914 में बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत। ठीक है, अब तिब्बत को किसने ले लिया? चाइना ने ले लिया। और चाइना क्या कह रहा है कि ये वाली ट्रीटी को मैं नहीं मानता, यानी कि मैकमाहोन लाइन जो है, जो ये हमारा इसके साथ मैकार्टने लाइन हो गया, अच्छा ये पुरानी आ गई। तो मैकमोहन लाइन को मैं नहीं, मैकमोहन लाइन को मैं नहीं मानता। दैट मीन्स नेफा वाला, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड वाला भी जो बॉर्डर है वो डिस्प्यूटेड हो गया। इधर से अक्साई चिन क्यों डिस्प्यूटेड है? मैकार्टने और जॉनसन लाइन की वजह से। इधर मैकमोहन को नहीं मान रहा हूं। अब लड़ाई कैसे हो रही है, ये देखो, ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, वो अक्साई चिन वाला। अब जवाहरलाल नेहरू भेजते हैं बंदे को चाइना कि यार बताओ इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स का करना क्या। तो बॉर्डर उसमें वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है यार देखो मेरे को बॉर्डर डिस्प्यूट से कुछ नहीं लेना देना, मेरे को सिर्फ करना है ट्रेड। तो जवाहरलाल नेहरू खुश हो जाते हैं, देखो यार वो मान गया कि अक्साई चिन भी हमारा, नेफा भी बढ़िया, नहीं तो वो कहता कि अक्साई चिन मेरा या नेफा मेरा, तो वो कहता ठीक है। इस खुशी में जवाहरलाल नेहरू साइन कर लेते हैं ट्रीटी ऑफ पंचशील। और ये साइन कहाँ पे होती है? ये रोपड़ में बना हुआ है, नंगल में है एग्जैक्टली, सतलुज सदन के नाम से आजकल जाना जाता है। तो ये रोपड़ में साइन हुई है इंडिया चाइना की डील, क्या है? ट्रीटी ऑफ पंचशील, ट्रीटी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। सो पहला क्या कहता है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी,
ठीक है, इसमें क्या बातें हैं कि इंडिया चाइना क्या बोलेंगे। नेक्स्ट इज म्यूचुअल अग्रेशन, कि नहीं करेंगे हम, ना मैं तुम पे अटैक करूंगा और अगर तुमने अटैक करा तो उसको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। म्यूचुअल नॉन इंटरफियरेंस, ये ना हो कि इंटरनेशनल फ्रंट पे जाके तुम सिर्फ जस्ट फॉर द सेक कि चाइना है मेरे को तो उसके एंटी बोलना ही बोलना, वो नहीं बोलोगे तुम। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। चाइना बोलता वर्ल्ड इज एनफ, आज तक भी चाइना ये बोल रहा है कि इंडिया चाइना के लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड बहुत बड़ा है जिसमें इंडिया भी डेवलप कर सकता है और चाइना भी डेवलप कर सकता है, तो इसमें लड़ने की बात है नहीं। बिकॉज ट्रेड, जो ट्रेड करेगा वो जीतेगा, जो ज्यादा बेचेगा वो ज्यादा कमाएगा और ज्यादा डेवलप होगा। बट ये पंचशील की ट्रीटी भी इट वॉज साइलेंट ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट्स। सेकेंड में 1956 में वो जब चाइना तिब्बत पे अटैक करता है तो दलाई लामा, नाम सुना? दलाई लामा मैक्लोडगंज जाते हैं, वहां पे तिब्बतीज बहुत रहते हैं, मैक्लोडगंज धर्मशाला है ना। तो दलाई लामा आस्क्स फॉर असाइलम, बट असाइलम वो मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ पंचशील है कि जो चाइना का दुश्मन है वो इंडिया का भी दुश्मन हुआ, तो इसलिए दलाई लामा को मना कर देते हैं पहले। बट 57 में इंडिया को पता लग जाता है कि ये चाइना है वो अक्साई चीन से जिनजियांग प्रोविंस से होता हुआ एक सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है, जो इंडियन टेरिटरी के अक्साई चीन से सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है। बट अक्साई चीन इंडिया का पार्ट है, जो क्या कहती है जॉनसन लाइन कहती है, लेकिन मैकार्टने लाइन क्या कहती है अक्साई चीन इज पार्ट ऑफ चाइना। तो यहां पर आ गई कंफ्यूजन, वो सड़क बनाने लगा, और सड़क बनाने का मतलब मिलिट्री डिप्लॉय कर सकता है, वो अपनी डेवलपमेंट कर सकता है, बेसिकली वो हमसे हमारी लैंड ले सकता है। तो ये चीज हो जाती है। तो जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट में जाके कहते हैं कि यार हमने क्या लेना देना, छोड़ो हम दे देते हैं अक्साई चीन, बंजर जमीन है। तो वहां पर एक पार्लियामेंटेरियन होते हैं महावीर त्यागी, इनका कमेंट बहुत फेमस हुआ, वो अपनी टोपी उतारते हैं और वो गंजे होते हैं। तो कहते हैं कि अगर तुम्हें ये लगता है कि अक्साई चीन रीजन एक बंजर जमीन है और देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं भी टकलाऊं, यानी कि मैं भी अपना सिर काट दूं, फेंक दूं, मेरे को अगर जरूरत नहीं है। तो इस वजह से जो है जवाहरलाल नेहरू पे बहुत प्रेशर पड़ जाता है, ठीक है। एंड रिप्लाइड ही सेड दैट इंडिया एक्सेप्ट्स अक्साई चीन अ चाइनीज टेरिटरी देन चाइना एक्सेप्ट। और इस टाइम पे चाइना क्या मैसेज भेजता है कि अगर इंडिया कहता है कि चाइना जो अक्साई चीन चाइना का रीजन है तो नेफा तुम ले लो, मतलब वही है आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है उधर से, नहीं तो मैं नेफा पे भी अटैक करूंगा और अक्साई चीन भी रखूंगा अपना। सो अब दोबारा से दलाई लामा आता है, अब इंडिया चाइना की लड़ाई से स्टार्ट हो रही है, अब दलाई लामा को अलाउ कर देते हैं असाइलम का, शरणार्थी का टाइटल दे देते हैं इंडिया में। बट उसे कहते हैं कि उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटी कोई भी नहीं करनी। अब इंटरनेशनल फ्रंट पे क्या चल रहा है कि इंडिया चाइना लड़ाई अगर हो रही है तो इंटरनेशनल फ्रंट पे क्या चल रहा है? सबसे बड़ा कारण है इंडिया और यूएसएसआर की दोस्ती, और इस टाइम पर यूएसएसआर और चाइना की बढ़ती दूरियां। इंडिया ये रहा, चाइना ये रहा, रशिया ये रहा। अब रशिया को डर है कि दोनों दोस्त बन गए, मेरे को ये टालेंगे दो। प्लस रशिया और चाइना चाहे दोनों कम्युनिस्ट देश हैं, बट फिर भी क्या कर रहे हैं वो, अब दुश्मनी पड़ रही है। अब इसीलिए वर्ल्ड पर्सपेक्टिव जब तक नहीं समझोगे इंडिया चाइना वॉर नहीं समझ आएगी, ठीक है। सबसे पहली बात है कि दुनिया बिजी है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में। क्या था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? पढ़ा हुआ है हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था? सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है ये क्यूबा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में क्यूबा है और इधर टर्की और इधर सारा आपका आ गया रशिया, सोवियत यूनियन वगैरह, ये रीजन आ गया। अब टर्की में यूएसए ने अपनी मिसाइल्स रखी हुई है, ठीक है, डराने के लिए यूएसएसआर को, और क्यूबा जो है इस टाइम पे यूएसए को रिवोल्ट कर देता है, और इस चक्कर में क्या होता है यूएसएसआर क्यूबा में अपनी मिसाइल्स खड़ी कर देता है। तो दैट मीन्स रेडी है पूरी की एक किसी से गलती हुई, दोनों साइड से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने की कोशिश है। तो चाइना को ये लगता है कि यार वर्ल्ड तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में बिजी है, मैं अपना इसमें उल्लू सीधा कर लूं क्या कि अक्साई चीन और नेफा दोनों ले लेता हूं। सेकेंडली यूएसएसआर और चाइना की आपस में अब बन नहीं रही, कारण कि
जब तो स्टालिन था वो प्योर कम्युनिज्म मतलब कि लोगों की बात करता था, प्रो पीपल बात करता था। बट स्टालिन के बाद नया बंदा कौन आ जाता है? निकिता ख्रुश्चोव। ये देख लो क्या प्रोनाउंस करना। तो ये क्या करने लग जाता है, हमने पढ़ा था डी स्टैलिनाइजेशन करने लग जाता है। ये करने लग जाता है डी स्टैलिन, मतलब कि स्टालिन की पॉलिसीज को रिवर्स करने लग जाता है, यानी कि सोशलिस्ट पॉलिसीज को रिवर्स करके कैपिटलिस्ट उसमें एलिमेंट्स डालने लग जाता है कि कुछ लेवल तक प्राइवेट आप काम कर सकते हो, बोनसेस, वेजेस, ये सब चीजों में करके कैपिटलिज्म को थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश करता है। माओ जेडोंग कहता है कि यार ये तो बात गलत है कि हम कम्युनिस्ट देश हैं, हमने तो पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म फैलाना है, तो यहां पर ही कैपिटलिज्म करी जा रहा है। इसीलिए अब इन दोनों में फाइट चलेगी कि अब कम्युनिज्म का लीडर कौन है, चाइना है कि यूएसएसआर है। अब माओ जेडोंग इस टाइम पे बढ़िया चल रहा है, लेकिन लोगों को पता लग रहा है कि यार रशिया जो कम्युनिस्ट का बाप है, कम्युनिस्ट देशों का फादर कौन है, रशिया, यूएसएसआर है। तो अगर वो ऐसी बातें कर सकता है तो मिडिल क्लास यहाँ पर वर्कर्स को जो इतनी पावर दी है, जो पार्टी कैडर है वो इतना तंग परेशान करता है हमें कि अगर वर्कर को किसी को भी ओए भी बोल दिया, उसने स्ट्राइक पे चल जाना है या फैक्ट्री बंद कर देनी है सारी। तो यहां पर भी क्या होता है, वो लोगों में थोड़ी थोड़ी आ जाती है, इश्यूज आ जाते हैं। अब माओ जेडोंग शुरू करता है 100 फ्लावर ओपिनियन। इसमें क्या होता है, लोगों से पूछता है कि आप बताओ कि जो मैं कम्युनिज्म फैला रहा हूं बहुत अच्छा है। तो सबसे पहली चिट्ठी खोलता है, आती है, वो कहता है आई लव यू माओ, बढ़िया, वो कहता है खुश है मेरी पॉलिसी। दूसरी खोलता है आई लाइक यू, ठीक है। तीसरा कहता है आई लाइक योर हेयर स्टाइल, मतलब कि 10-12 चिट्ठियां खोलता है, उसमें माओ जेडोंग की तारीफ करी होती है। 12वीं चिट्ठी खोलता है, वो कहता है कि दो आई लाइक कम्युनिज्म, बट अगर आप, माओ जेडोंग को कहता है कि अगर आप भी ये निकिता वाली रिफॉर्म्स ले आओ तो शायद मिडिल क्लास प्रमोट करेगा। यहां पे उसको थोड़ा डर लगता है। अगली चिट्ठी खोलता है, उसमें लिखा होता है कि विद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्यों ना हम, पूरा वर्ल्ड डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है, हम भी डेमोक्रेसी की तरफ जाए। दैट मीन्स इसकी कुर्सी पे आ गई बात, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये जो सीपीआई की डोमिनेशन है चाइना में, दैट मीन्स वी कैन हैव अनदर लीडर अपार्ट फ्रॉम माओ जेडोंग। अब यहां पर उसका दिमाग खराब हो जाता है कि यार पूरा मैंने अपना साम्राज्य क्रिएट करा और अब इस रशिया की वजह से इसके दिमाग में, लोगों के दिमाग में डाल रहा है कि ये जो कुछ लेवल तक के जो ये कैपिटलिस्ट एलिमेंट्स है ये अच्छी चीज है। तो इसलिए क्या होता है, माओ जेडोंग का पूरा एक्टिव हो गया। अब माओ जेडोंग, लोग थोड़े थोड़े एंटी होने लगे। अब क्या करेगा एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर की, अगर नेशनली कोई उसके अगेंस्ट हो रहा हो तो क्या करेगा, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करेगा, यानी कि उनको लॉलीपॉप दे देगा। अब क्या लॉलीपॉप देगा माओ जेडोंग, कि हम अपनी जमीन लेंगे, किससे, इंडिया से, अक्साई चीन और नेफा। सब लोग भूल गए इसको, और अब सबका कहां पर हो गया कि यार इंडिया चाइना लड़ाई होने लगी, सबका ध्यान इधर हो गया, और यहां से अब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म से खत्म और उधर चले गए। अब इस चीज को मैनेज करने के लिए वो क्या करेगा, ही कैप्चर्स बोथ अक्साई चीन एंड नेफा, कंट्रोल कर लिया। बट उसके बाद टॉक्स होती हैं एंड सीजफायर बाय चाइना, वेयर चाइना पुल्स आउट ऑफ नेफा, अरुणाचल प्रदेश से निकल जाता है, बट अक्साई चीन में अपने आप को रखता है, एंड हेंस इट बिकम्स LAC। अक्साई चीन वाला रीजन उसके पास ही है और नेफा वाला रीजन उसने छोड़ दिया। दिस वॉज फर्स्ट टाइम डिफीट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। कारण जवाहरलाल नेहरू बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे इस टाइम पे। वो कहते कि चाइना हमसे लड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्टार्ट नहीं करना चाहता। तो जवाहरलाल नेहरू वही वो बच्चा भैया वाला कि चुलबुल पांडे आ गए, ये वो, एक सुनता, दो सुनता, तीसरी बार में और मतलब कि उसका थप्पड़ मारता, उसको मार देता। सेम जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे कह रहे हैं, ओवर एस्टिमेशन कर रहे हैं अपनी। उसको लगता है कि इंडिया इतना इंपॉर्टेंट देश है वर्ल्ड का कि मेरी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, सारे कैपिटलिस्ट देश मेरे साथ आ जाएंगे, सोशलिस्ट देश। तो ये ओवर एस्टिमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू हारते हैं। सेकेंड इज एक फॉरवर्ड पॉलिसी। इसी के चलते जवाहरलाल नेहरू अंडर एस्टिमेट कर देते हैं चाइना को, और नेफा वाले रीजन में आर्मी को डायरेक्शन दे देते हैं कि जाओ तुम जाके चाइना पे जाके कब्जा कर लो। तो ये देखो, ये है चाइना, ये है इंडिया। तो यहां से इंडियन आर्मी चली गई यहां पर, और बदले में यहां से इंडियन आर्मी, चाइनीज आर्मी आ गई इंडिया में, और यहां पर आगे हो गया सीज फायर। इसीलिए आज तक कुछ एरिया चाइना का इंडिया के अंडर है, इंडिया के पास है, और कुछ एरिया इंडिया का
चाइना के पास है। ये फॉरवर्ड पॉलिसी जो खेली, ये गेम भी खत्म होगी। उसके बाद क्या है, अक्साई चीन से वो रहता है और नेफा से बाहर निकल जाता है चाइना। अब राजीव गांधी एरा शुरू हो जाता है। राजीव गांधी में बड़ा अच्छे रिलेशन चलते हैं, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स चलते हैं, और ये आप मेन याद रख लो कि 2003 में जॉइंट वर्किंग ग्रुप की कमेटी फाइनल कर देती है कि जो हम ये सारी पीस की बातें करेंगे ना, 3 प्रोसेसेस में कंप्लीट कर देंगे, और जिसका फर्स्ट फेज 2005 में खत्म हो चुका है। दैट मीन्स अगर हमने एक कोई घर बनाना है, वी नीड टू मेक अ होम, सबसे पहले हम उसका मैप बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसको हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, कि कहां से सामान लेना है, क्या करना है, और थर्डली हम फाइनली क्या करेंगे, उसका लेंटर डालेंगे। तो चाइना प्रोसेस में भी यही होगा। सबसे पहले हम आउटलाइन बनाएंगे कि हमने पीस प्रोसेस में बात क्या करनी है, उसके बाद उसको करना कैसे है, उसके बाद फाइनली हम करेंगे। तो हमारे ये 2 स्टेप्स जो है वो पूरे हो चुके हैं। इसमें ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का ही करना है। तो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में क्या बोला है, सॉल्व पीसफुली एंड डोंट अफेक्ट बायलैटरल इश्यूज। इसीलिए चाहे इंडिया चाइना वॉर की, इंडिया चाइना में बड़े इश्यूज चलते रहते हैं, लेकिन कभी भी आपने सुना कि ट्रेड बंद हो गया? ट्रेड कभी नहीं बंद होता। वो तो पॉलिटिकल पार्टीज बड़ा बोलती है कि चाइना ने इंडिया में आके अटैक कर दिया और फिर भी हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो वो हमारी पॉलिसी है कि अगर हमारा कोई बॉर्डर डिस्प्यूट चलेगा तो अदर बायलैटरल इश्यूज नहीं हमारे इफेक्ट होंगे उससे। मस्ट बी म्यूचुअली एक्सेप्टेड फाइनल सोल्यूशन। ये नहीं है कि कल अक्साई चीन का हमने बना दिया, नेफा का नहीं बनाया, नेफा का बना दिया, अक्साई चीन का नहीं बनाया। रिस्पेक्ट ईच अदर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ये भी हो गया। कंसिडर हिस्टोरिक एविडेंसेस की पुरानी क्या ट्रीटीज हुई पड़ी है। ज्योग्राफिकली सेंसिबल ऑप्शंस, ये ना हो कि ये इंडिया, ये चाइना है, ये इंडिया है, और चाइना बोले कि मेरे को ये वाला रीजन चाहिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं उसके लिए। तो ज्योग्राफिकली सेंसिबल रीजन्स ऑप्शंस। नो एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेटेड एरियाज, ठीक है। पेंडिंग फाइनल ऑर्डर मेंटेन एलएसी, कि जहां जहां हमारी अभी पोजीशन है, जहां पे चाइनीज सैनिक खड़े हैं वहां पे, जहां पे हम खड़े हैं वहां पे। इसमें है एक पीसफुल, इसमें था सॉल्व पीसफुली। अभी वीडियोस बड़ी आई थी, इंडिया चाइना के सोल्जर्स की लड़ाई होती है। कभी भी आपने ये देखा कि कोई गन लेके जा रहा है वहां पे, कोई फायर हो रहा है लाठी डंडों से या मुक्के मुक्के हो रहे हैं सारे बस? क्यों? क्योंकि हमारी एक पॉलिसी है, चाहे उनके पास गन्स हैं, लेकिन ऊपर से ऑर्डर्स क्या है कि गन नहीं चलानी, उसके अलावा जो मर्जी करो, सिर पाड़ दो चाहे पत्थर मार के किसी का। तो इसीलिए हम कभी भी वीडियोस में ये नहीं देखेंगे कि गन्स चल रही हैं जी, वो हवाई फायर कर रहे हैं, किसी ने किसी को मार दिया। इंडिया चाइना में कभी भी नोटिस करना, बिकॉज इट इज, जो लोग कहते हैं कि हमें ये कर देना चाहिए, उनको ये पॉलिसीज के बारे में पता ही नहीं, जो हम दोनों देशों ने मानी हुई है। सेकेंड स्टेज इज डेवलपिंग द फ्रेमवर्क एंड थर्ड प्लेन इज प्लान ऑफ एक्शन। अब आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन 1964, अब पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है अब सारी। अब नॉन हिंदी स्पीकिंग सिंडिकेट मेंबर्स जो हैं वो चाहते हैं एक ऐसा प्रधानमंत्री बनाना जो उनके हिसाब से चले। बट इस टाइम पे मोरारजी देसाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर एंड काफी डोमिनेटिंग भी है, कमांडिंग भी है। वो अपने आप को चाहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। बट ये जो सिंडिकेट है ये इनको कैंसिल करवा के किसको बना देते हैं? लाल बहादुर शास्त्री को। तो लाल बहादुर शास्त्री का टेन्योर चाहे 2 साल का होता है एंड उनकी डेथ भी इज मिस्टीरियस है कि ताशकंद जाते हैं कोई साइन करने, उसके बाद वापस नहीं आते, उनकी डेड बॉडी वापस आती है। तो ये रहा। बट उनका 2 साल का जो टेन्योर है लाल बहादुर शास्त्री का, बहुत ही चैलेंजिंग है। कारण थर्ड 5 ईयर प्लान, अब तो चलो 5 ईयर प्लान नहीं है, थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो बुरी तरह फेल हो जाता है। कारण एक तो वॉर एक्सपेंडिचर, लड़ाई चल रही है उधर, ऊपर से हाई पावर्टी, ऊपर से कंसेक्यूटिव ड्रॉट्स, एग्रेरियन इकोनॉमी है इंडिया, अभी अभी इंडस्ट्री तो इतनी स्ट्रांग है नहीं, एंड 63 देयर वर फूड क्राइसिस। तो पूरा उधर से लड़ाई चल रही है, इधर से पावर्टी चल रही है, इधर से इन्फ्लेशन चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास खाना नहीं है। तो 2 साल का टेन्योर जो लाल बहादुर शास्त्री का वो बहुत ही ज्यादा इश्यूज में। इवन की जो पाकिस्तान वॉर भी है वो भी अभी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को लगेगा कि यार चाइना से अभी भी इंडिया हारा है, तो मैं इस टाइम पे मार दे दूं इसको, और प्लस मैं अपने शाक्सकन वैली जो ट्रैक्ट है वो रीजन चाइना को देके उसकी हेल्प ले लूंगा। उसके बाद पॉलिटिक्स क्या चल रही है? ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई कह रहा है हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई कह रहा है कन्नड़ होनी चाहिए, कोई कह रहा है पंजाबी होनी चाहिए। तो ये पॉलिटिकल चल रहा है।
ऊपर से आ जाती है पंजाब की डिमांड। बोला गया कि पंजाब अपने आप को चाहता है कि अब मैं एक अलग पंजाबी पीपल, या वो वही कंफ्यूजन है कि इज इट अ डिमांड ऑफ सिखों की डिमांड है कि पंजाबियों की डिमांड है। तो ये एक इशू चल रहा है इस टाइम में। तो दिस गिव्स अ परफेक्ट चांस टू पाकिस्तान, इंटरनली एक्सटर्नली सारा चल रहा है। प्लस इस टाइम पे वो जो अब्दुल्ला के अंडर महाराजा हरि सिंह के बाद एक सरकार बनाई थी इंटरिम, जब हमने जम्मू कश्मीर की एक सेशन पढ़ी है उसमें अब्दुल्ला के अंडर एक सरकार बना दी। अब अब्दुल्ला भी एक रिवोल्ट कर देता है खड़ी, उसमें वो कहता है मेरे को और ऑटोनॉमी दो, 370 भी दिया, मेरे को इतनी ऑटोनॉमी दो कि मैं अपनी आर्मी भी रख सकूं। तो वो और इसलिए पॉलिटिकल अनरेस्ट जम्मू कश्मीर में भी इन पर्टिकुलर हुआ पड़ा। तो अब पाकिस्तान जो है वो चेक करने के लिए कि क्या करना चाहिए मेरे को, क्या इंडिया पे डायरेक्ट अटैक कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए, वो सबसे पहले रन ऑफ कच्छ वाली साइड से जो मार्शी लैंड्स है वहां से अटैक करता है। और चाहे उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया अनप्रिपेयर्ड रहा, बट इंडिया सोचता है कि यार कोई पागल ही होगा जो ये मार्शी लैंड्स में से मेरे पास अटैक करेगा। चलो पाकिस्तान अटैक करता है एंड इट क्लेम्स 91,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ 91,000 है 100 वो नेक्स्ट है 91,000 है 100 है, तो किलोमीटर स्क्वायर कहते हैं रन ऑफ कच्छ वाला जो रीजन है मेरे को दिया जाए। बट उसके बाद यूएस आता है, यूएन में लेके जाता है, मीडिएशन होती है और 910 किलोमीटर स्क्वायर एरिया देके वहां से भगा दिया जाता है कि यार तू इतना सा एरिया रखो चले जाओ। बट दिस रन ऑफ कच्छ वाला एक्सपीरियंस इज नॉट 1965 वाली वॉर, क्योंकि ये खत्म हो गया। और यहाँ पे लाइन कौन सी बनती है वो नाम लेके आना, जो रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करती है, कौन सी लाइन है वो नाम ढूंढ के लाना। तो पाकिस्तान का ये एम था कि मैं वहां से चेक करूंगा कि इंडिया प्रिपेयर्ड है कि नहीं है, और जब इंडिया वहां पे फेल हो जाता है तब उसको लगता है कि नहीं अब इंडिया बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड है और इसलिए अब मैं अटैक कर सकता हूं। तो वो क्या करता है, वो जम्मू कश्मीर से अगेन, ये नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी आ रही है, अभी भी कौन आ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं जम्मू कश्मीर में। अब्दुल्ला की वैसी सिविल रिवोल्ट चल रही है, वो लोगों को भड़काते हैं कि हम ऐसा करते हैं, सिविल रिबेलियन शुरू कर देते हैं इंडिया के अगेंस्ट, पूरे इंडिया के अगेंस्ट। बट इस चक्कर में क्या होता है, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये पता लग जाती है बात और वो सप्रेस कर देते हैं इन्फिल्ट्रेटर्स को। नेक्स्ट जो उनका टारगेट होता है वो होता है अखनूर का, कि हम अखनूर क्या जगह है एक, अगर फॉर एग्जांपल ये जम्मू कश्मीर है, ये रेस्ट ऑफ इंडिया, ये रेस्ट ऑफ इंडिया, तो इसको कनेक्टिंग लिंक जो है इसका वो कहां पे, अखनूर में, कि अगर मैं अखनूर को ब्लॉक कर दूंगा तो इंडिया वाली साइड से कोई भी हेल्प नहीं आ सकेगी। तो उनका ऑप्शन टारगेट नेक्स्ट क्या रहता है, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम कहते हैं इसको, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम कहते हैं। और जो जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर। वे जिब्राल्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि बड़े ही कम्युनल से नाम है। जिब्राल्टर क्यों कह रहे हैं, जिब्राल्टर एक ओशन करंट्स को कहते हैं, ठीक है ना। तो ओशन करंट्स क्यों, क्योंकि जब इस्लामिक फोर्सेस ने स्पेन पे, यूरोप पे अटैक करा था और स्पेन को कब्जे में ले लिया था, तो उसको भी जिब्राल्टर वाले करंट्स के थ्रू गए थे, तो इसलिए उनको ये लगा कि हम वही एंथुसियाज्म के साथ जाएंगे और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में ले आएंगे। एंड नेक्स्ट इज अखनूर वाला जो है ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम है। बट जैसे जवाहरलाल नेहरू थे कि हर चीज सोच समझ के करते थे, लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल ही एंटी, मतलब कि उनके एंटी निकले पर्सनालिटी में। अब वो आर्मी चीफ्स को पूछते हैं कि बताओ क्या करें। लाल बहादुर शास्त्री आर्मी को पूछते हैं कि यार इन्होंने जम्मू में आ गया, अब हम क्या करें। आर्मी कहती है कि देखो, जब वाइजेस्ट डिसीजन जो करना चाहिए वो क्या करना चाहिए कि सेकंड फ्रंट खोल देना चाहिए। दैट मीन्स अगर ये जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं तो हम पंजाब से अटैक कर देते हैं इन पे, तो डाइवर्ट हो जाएंगे इनके रिसोर्सेज, तो वहां पर फिर हम इनको हरा सकेंगे। बट आर्मी कहती है कि बट ये देख लो कि अगर एक देश ने दूसरे देश पे लड़ाई कर दी, अभी तो क्या है उनके इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं, हम उनको वहां पे खत्म कर सकते हैं। बट अगर हमने ये 2 फ्रंट वॉर शुरू कर दी, दैट वुड बी अ कंप्लीट वॉर। और वहां पे पाकिस्तान का वो जो यूएसए और चाइना वाला एंगल है, अगर वो काम पे आ गया फिर हम गए। तो कैपिटलिस्ट अगर बैकिंग मिल गई पाकिस्तान को तो हम गए। और प्लस आप पॉलिटिकली देख लो कि क्या हमें ये करना चाहिए, क्योंकि देखो जब वॉर होएगी
तो दोनों साइड के लॉसेज होंगे, ह्यूमन लॉस भी होगा, कैपिटल लॉस भी होगा, रिसोर्सेज का लॉस भी होगा। तो आप ये पॉलिटिकली इस चीज को मैनेज कर लो। तो लाल बहादुर शास्त्री इस टाइम पे बहुत एक्टिव मोड में है, जय जवान जय किसान का नारा दे रहे हैं कि कुछ नहीं होता, मतलब कि जवान को भी और किसान को भी। किसान क्यों? क्योंकि पंजाब वाली साइड से अटैक करना है, तो किसानों में पूरा जोश भर रहा है। दूसरी बात, अयूब खान प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनको बड़ा ही एक वो कहते हैं कि हम दिल्ली आ रहे हैं, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री एक इतने मतलब कि कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि अयूब खान साहब आप तो बहुत बड़े लीडर हो, आपको क्या जरूरत है, हम लाहौर आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि भाई हम लाहौर जा रहे हैं। एंड एक्चुअली इस वॉर में क्या हुआ था कि इंडियन आर्मी लाहौर बस पहुंच ही गई थी, कि अगर ना वो मीडिएशन होती ना खत्म होता, तो लाहौर तक पहुंच गई थी इंडियन आर्मी। तो इस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री का एटीट्यूड बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो अगेन वही, जिब्राल्टर क्या था, पाकिस्तान जब इन्फिल्ट्रेटर्स के साथ जम्मू कश्मीर में करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज ग्रैंड स्लैम, जब वो अखनूर वाला अपना सीन करते हैं। सो विद दिस की 65 वाली वॉर का बेसिक समय क्रिएट हो गया। इसके बाद हम इंदिरा गांधी एरा पढ़ेंगे, सो इस हिसाब से चलता रहेगा। एक क्लास और लगेगी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस विल बी ओवर। उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई इशू है तो बता दो। बुक्स मैंने आपको बता दी हैं कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उससे पढ़ लो, बट ये सफिशिएंट है। अगर इसमें से कोई चीज नहीं समझ आती मतलब इन इवेंट्स में, तो गूगल कर लो ज्यादा। प्रॉपर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है अनलेस यू आर एन अप्लाइड, इस सब्जेक्ट में आपने अप्लाइड कुछ काम करना, ठीक है। अगर है क्वेश्चन तो पूछ लो, वरना यू आर फ्री टू गो।